गुड इवनिंग बच्चों। आज हम वैद्युत विभव के बहुत ही दिलचस्प टॉपिक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, उसका मात्रक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत विभव का अध्ययन किया था। अब हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक बात और, हम इस चैप्टर में सीरीज में चल रहे हैं। मैं कोई आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा, मैं एक चैप्टर के जो परिभाषाएं हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उन्हें लगातार कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो इनके टेम्परेरी नोट्स बना सकते हैं। जब भी आपके स्कूल खुले, स्कूल खुलने के बाद आप अपने टीचर्स के अनुसार नोट्स बनाइए और साथ ही साथ वहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ आप अध्ययन कर लीजिए, और अगर आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को तो यहाँ आप रिवीजन कर लीजिए। पहले आप पढ़ ही चुके, इसमें कोई शक ही नहीं। तो जरा ध्यान दीजिए, हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का अध्ययन करने जा रहे हैं। जरा ध्यान दें। इससे पहले, इससे आगे के जो चैप्टर हैं उनमें आपने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी। अब हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ेंगे। ओके, तो मान लो कि माना प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब वैद्युत विभव का मान हम जब भी ज्ञात कर सकते हैं जब हम परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को या एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लेकर आए। जब मैं किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लेकर आऊंगा तो मुझे कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो किया गया कार्य ही मेरा वैद्युत विभव कहलाएगा। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही मेरा वैद्युत विभव कहलाता है, जो कि हम वैद्युत विभव की परिभाषा से पढ़ चुके हैं। ये बात क्लियर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर एक बिंदु B है। गौर से देखिए, x दूरी पर एक बिंदु क्या है, B है। यहां कोई बिंदु B है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है। प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है। क्लियर, ठीक है। अब गौर से देखिए, पहला जो धन बिंदु आवेश है वो है प्लस क्यू, दूसरा धन परीक्षण आवेश है प्लस क्यू नॉट, बीच की दूरी है x। तो आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि ये तो हो गया Q1, ये हो गया Q2 और बीच की दूरी होगी आपके R। तो क्या यहाँ कूलाम का नियम नहीं लग रहा? दो आवेश हो गए Q1 और Q2, Q1 और Q2, बीच की दूरी क्या होगी R। तो इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल होगा जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी। ध्यान से देखिए, ये प्लस क्यू बिंदु आवेश इस परीक्षण आवेश पर बाहर की ओर एक बल लगाएगा, यानी इसे धक्का देगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण इस परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करेगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों? दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है, इसलिए एक्स स्क्वायर ले लिया। अब Q1 की जगह पर हम क्या लगा देंगे, Q, Q2 की जगह पर Q नॉट लगा देंगे। तो लगने वाले बल का फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी कि आप गौर कीजिए, ये कूलाम के नियम से लगने वाले बल का फॉर्मूला है जो इस धन परीक्षण आवेश पर कार्य कर रहा है। ये बल इस धन परीक्षण आवेश पर बाहर की ओर कार्य कर रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो निश्चित बात है, धन आवेश, समान प्रकृति के धन आवेश पर हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये बिंदु आवेश इस परीक्षण आवेश को धक्का दे रहा है बाहर की ओर। तो इस पर एक प्रतिकर्षण बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर या F बराबर K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर के रूप में बल कार्य कर रहा है। अब जो हमने Q1 Q2 माना था इसे निकाल देते हैं। सिर्फ ये तो आपको कूलाम के नियम को समझाने के लिए माना गया था। ठीक है, तो इस पर एक बल कार्य करेगा, कौन सा, F बराबर K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात, बाहर की ओर। ठीक है, अब गौर से देखिए, अगर मैं इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से अल्पांश दूरी dx, बिंदु B से अल्पांश दूरी dx, ध्यान से देखिए, बिंदु B से अल्पांश दूरी dx चलाते हुए बिंदु A तक लेकर आऊं। बिंदु कहां तक लेकर आऊं मैं? इसे A तक लेकर आऊं। ये रहा, यहां मान लीजिए आप एक बिंदु A तक लेकर आ रहा हूं dx दूरी चलाते हुए। ध्यान से देखिए, मेरे तीर के निशानों पर गौर कीजिए। बस यहाँ जो भी खेल है वो तीर का है। देखिए, इस धन परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है बाहर की ओर इस तरफ, और मैं पकड़कर इसे लेकर इधर आ रहा हूं, एक ही तरफ, यानी मैं चला इधर रहा हूं। तो इसका मतलब विस्थापन की दिशा तो हो गई इस तरफ,
राइट। बल की दिशा हो गई इस तरफ, तो गौर से देखिए विस्थापन और बल के बीच में एक एंगल बन रहा है। अगर दो तीर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी एक तीर इधर जा रहा है दूसरा तीर इधर जा रहा है, तो इनके बीच में लगने वाला जो इनके बीच में बनने वाला जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री, और ये अवस्था कहलाती है प्रति समांतर अवस्था। प्रति समांतर अवस्था आपको पता होगा, आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब दो तीर के निशान एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में बनने वाला कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। जब कोई एक तीर इस तरह और दूसरा तीर इस तरह जा रहा हो तो उनके बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। लेकिन जब दो तीर एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तो उनके बीच में बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। इस अवस्था को कहते हैं समांतर अवस्था, इस अवस्था को कहते हैं लंबवत अवस्था, और ये अवस्था कहलाती है हमारी प्रति समांतर अवस्था। तो आप मेरे डायग्राम में इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो बल है, जो आपको बल दिखाई दे रहा है, ये बल जो आपको फोर्स दिख रहा है, जो आपको बल दिखाई दे रहा है, बल की दिशा इधर है, विस्थापन की दिशा इधर है, तो बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री का। ये अवस्था कहलाएगी हमारी प्रति समांतर अवस्था। अब गौर से एक चीज और देखिए कि जब कहीं किसी एक ही बिंदु पर बल और विस्थापन दोनों कार्य करें तो हम उस बिंदु पर कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, बल इस तरफ लग रहा है, विस्थापन इस तरफ हो रहा है, तो बल गुणा विस्थापन हमारा किया गया क्या हो जाएगा? कार्य। अगर विस्थापन अल्प है तो कार्य भी अल्प होगा। तो सबसे पहले हम इस आर्टिकल में कार्य ज्ञात करेंगे। अब आपका एक प्रश्न उठ जाता है कि सर हम कार्य ज्ञात ही क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, विद्युत विभव का हमारा जो फॉर्मूला था वो था V बराबर W/Q0। यानी विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए एक तो आपके पास कार्य हो और एक धन परीक्षण आवेश हो। तो मेरे पास धन परीक्षण आवेश तो मैंने मान लिया +Q0। अब मुझे +Q0 तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास कार्य नहीं है, तो पहले मुझे कुल कार्य W निकालना पड़ेगा। W निकालकर W की जगह पर W का मान लगा देंगे, नीचे Q0 का भाग दे देंगे, जो भी आएगा वो मेरे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कहलाएगा। इसका मतलब विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए आपके पास दो चीजें सुनिश्चित होनी चाहिए, किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश तो मैंने मान ही लिया, अब कार्य ही तो निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हमें कार्य निकालना होगा और कार्य निकालकर उसे हम विभव के फॉर्मूले में लगा देंगे। हमारे पास आसानी से बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव मिल जाएगा। तो गौर करें, ध्यान दें, देखिए बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो बल गुणा विस्थापन हो जाएगा मेरा किया गया कार्य। लेकिन ये कार्य अल्प होगा क्योंकि विस्थापन अल्प है, तो कार्य भी अल्प होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, तब परीक्षण आवेश +Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक अल्प दूरी dx विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य। विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य क्या होगा? ध्यान से देखें, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये हम शुरू से 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। और कार्य ज्ञात करने के लिए बल और विस्थापन के बीच में हमेशा डॉट गुणनफल का प्रयोग होता है। ये डॉट गुणनफल, जब भी डॉट गुणनफल खोला जाता है तो ये कॉस में खुलता है। तो इसे अपन लिख सकते हैं कि dw बराबर f इंटू dx cos थीटा, जहां थीटा f और dx के मध्य में बनने वाला कोण होता है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर f और dx के बीच में बनने वाला कोण थीटा बराबर 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि ये प्रति समांतर अवस्था है। आप तो सिंपल भाषा समझ लीजिए कि अगर दो तीर एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनमें हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। समझ गए? अगर दोनों तीर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनके बीच में हमेशा 0 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें बस। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि दोनों तीर एक दूसरे की विपरीत दिशा में, इसलिए इनके बीच में बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर थीटा के यहाँ पर आप 180 डिग्री का प्रयोग कर लीजिए। तब किया गया अल्प कार्य dw बराबर f इंटू dx और cos 180 डिग्री। अब हम जानते हैं कि cos 180 का मान -1 होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं dw बराबर f इंटू dx मल्टीप्लाई माइनस का 1 या dw बराबर माइनस के f इंटू dx। क्लियर? ये तो हो गया हमारे पास किया गया अल्प कार्य। लेकिन इस अल्प कार्य से आप विभव का मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आप विभव का फॉर्मूला जानते हैं। विभव का फॉर्मूला था V बराबर W/Q, यानी हमें कुल कार्य चाहिए। वो कार्य भी कहां से चाहिए कि जब मैं आवेश को अनंत से
बी से नहीं, अनंत से उस बिंदु तक लेकर आऊं जहां पर मुझे विभव ज्ञात करना है। अनंत से उस बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य ही उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव कहलाता है। अब गौर से देखिए, अभी तो मैंने कार्य केवल बी से ए तक लाने में किया है, ना तो बी अनंत है और ना ही बिंदु ए वो बिंदु है जहां पर मुझे विभव निकालना है। तो ऐसी स्थिति में इस कार्य से हम विभव का मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब मैंने क्या किया, जरा इस डायग्राम को आप बना चुके होंगे, आप इसको नोट कर लें। अब इसके बाद इसके आगे की स्थिति को समझिए। मान लें, मैं इस डायग्राम को मिटा दूं, मान लें, ठीक है, कि अब माना कि मैं इस परीक्षण आवेश को अनंत पर मान रहा हूं। कहां पर मान रहा हूं? अनंत पर। कहां पर मान रहा हूं मैं इसे? अनंत पर। और मैं इसे अनंत से बिंदु पी तक लेकर आ रहा हूं जहां पर मुझे विभव का मान क्या करना है? ज्ञात करना। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इसे अनंत से बिंदु पी तक लेकर आ रहा हूं। तो पहली दूरी जो है, ध्यान से देखिए, इस प्लस क्यू आवेश से जो पहली दूरी है वो तो है अनंत। पहली दूरी क्या है? अनंत। और जो दूसरी दूरी है इस प्लस क्यू आवेश से वो है आर। क्योंकि देखिए, जब हम लिमिट लेते हैं किसी चीज की तो वो लिमिट प्लस क्यू आवेश यानी बिंदु आवेश से मापी जाती है। तो बिंदु आवेश से परीक्षण आवेश की पहली दूरी है अनंत। फिर मैं इस परीक्षण आवेश को अनंत से कहां तक लेकर आऊंगा? बिंदु पी तक। तो अब जो दूसरी दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक आर। यानी मैं इस परीक्षण आवेश को जब अनंत से लेकर आर तक बिंदु पी तक लेकर आऊंगा तो पहली लिमिट आएगी अनंत और दूसरी लिमिट आएगी आर। यानी अनंत से लेकर कहां तक लेकर आया मैं इसे? आर तक। तो मैं इसे क्या लिखूंगा बेटा? ध्यान दें। तब अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से दूरी आर तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य। अब हमें कुल कार्य निकालना है तो दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन लेने पर अब हम दोनों पक्षों में निश्चित समाकलन लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पहले से चल ही रहा है एफ इंटू डी एक्स। अब निश्चित समाकलन में क्या आ जाएगा आपका? ध्यान से देखें, यहां पर पहली लिमिट आएगी अनंत और दूसरी आएगी आर। क्यों आएगी? गौर से देखें, मैंने क्या कहा था कि मैं अनंत से दूरी आर तक आ रहा हूं। तो पहली लिमिट अनंत, मैं अनंत से चल रहा हूं, जा कहां तक रहा हूं? आर तक जा रहा हूं। तो दूसरी लिमिट आएगी आर, अनंत से लेकर आर तक। यह है किया गया तो कुल कार्य। अब डिस्टेंस इंटीग्रेशन हट जाएगा तो यहां आएगा W बराबर, ध्यान से देखें, W बराबर माइनस का इंटीग्रेशन अनंत से लेकर आर एफ इंटू डी आर, एफ इंटू डी एक्स। ये तो हो गया कुल कार्य। ठीक है, अब मैं ऊपर का डायग्राम में डाला हूं। आपको इस डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए। क्लियर? इससे पहले वाला जो डायग्राम था वो आपको बनाना था। ध्यान दें, जरा गौर करें। इसके बाद W बराबर ध्यान से देखें, माइनस का अनंत से लेकर आर चल ही रहा है, एफ इंटू डी एक्स ये भी चल रहा है। अब ध्यान से देखें, W बराबर माइनस तो अपनी पर है ही, एफ का मान हम जानते हैं, अनंत से लेकर आर भी चल रहा है। एफ का मान हमने थोड़ी देर पहले चित्र में लिखा था, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये था एफ का मान जो कि हमने इससे पहले वाले चित्र में बनाया। ठीक है, तो W बराबर ध्यान से देखें माइनस के क्यू नॉट, तो आ जाएंगे समाकलन के बाहर, अंदर बचेगा अनंत से लेकर आर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यही बचेगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? W बराबर माइनस के क्यू नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स अनंत से लेकर आर। मैंने एक्स की पावर 2 को ऊपर ले गया तो माइनस के 2 हो गए। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका समाकलन होता है W बराबर माइनस के क्यू नॉट, इसका समाकलन होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स और लिमिट आएगी अनंत से लेकर आर।
क्लियर। इसका समाकलन होता है माइनस के 1/x और लिमिट आएगी अनंत से लेकर r। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही तो मैं समझा देता हूँ इसका समाकलन ये कैसे होता है। ये सब तो आपने नोट कर ही लिया होगा। चलिए आपको समाकलन का फॉर्मूला पता होगा। समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स। इसका समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होता है x की पावर n+1 और बटे में n+1, राइट। अब इस x की पावर -2 का समाकलन ऐसे ही होगा। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है। यहाँ क्या है? x की पावर n है, यहाँ x की पावर -2 है। इसका मतलब लगभग सेम है दोनों। तो बस जहाँ n है वहां पर, जहां पर n है वहां पर n के ऊपर 2 लगाते जाओ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर x के ऊपर -2 लगा दिया। मैंने क्या कहा था? जहां पर n है n के ऊपर -2 लगा दो आप, ठीक है। तो जब मैंने -2 यहाँ लगाया तो यहाँ भी तो -2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू dx बराबर, dx तो साफ चल ही रहा है, x की पावर यहाँ पर -2 लगो, -2 + 1, नीचे भी -2 + 1। जब इसे आप ओपन करोगे इसको तो ये बन जाएगा x की पावर -1, -2 + 1 -1, नीचे भी -1। अब इसको मैं ये नहीं लिख सकता कि -1 को तो मैं ले गया ऊपर और x की पावर जो -1 था उसे नीचे ले आया तो ये +1 हो, यानी मैं इसे माइनस के वन x नहीं लिख सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए। माइनस तो अपनी जगह पर है ही, मैंने इस माइनस को कोई फेर बदल दिया, बस ये माइनस को ऊपर ले गया तो -2 ऊपर चला गया। तो जो x की पावर -1 ऊपर था उसे जब नीचे लाना होगा तो x की पावर +1 नहीं हो जाएगा। ये नीचे लाने पर मैं इसे x की पावर +1 नहीं लिख सकता। अब +1 बोला नहीं जाता इसलिए +1 को मैंने हटा दिया। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 1/x? तो मैंने वही किया है कि x की पावर -2 का समाकलन माइनस के 1/x होता है। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बात समझ में? अब मैं इसे मिटाऊंगा। वैसे आप समाकलन ऑलरेडी 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए माइनस, जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये बन जाएगा w बराबर +k और 1/x, लिमिट आएगी अनंत से लेकर r। अब सबसे पहले अपर लिमिट x लगाएंगे इस पर, फिर लोअर लिमिट अनंत लगाएंगे। तो w बराबर Q0 तो अपनी ये पर चल ही रहा है। पहले x के ऊपर लगाओ r तो 1/r हो जाएगा। फिर माइनस, लिमिट के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं, फिर x के ऊपर लगाओगे आप अनंत, 1/अनंत, ठीक है। क्लियर? तो w बराबर Q0। अब देखिए बेटा 1/r तो अपने ऊपर है ही, -1/अनंत का मान हो जाता है 0। सभी लोग जानते हैं कि 1/∞ 0 के बराबर होता है। तो w बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? Q0 अपॉन r, Q0/r, यानी 1/r में से 0 के तो 1/r बचेगा और 1/r को गुणा जब इसमें करेंगे तो Q0 अपॉन r हो जाएगा। ये तो हो गया, किया गया कुल कार्य, ठीक है। तब बिंदु P पर उत्पन्न विभव, तब बिंदु P पर अगर उत्पन्न विभव, अगर हम विभव की बात करें तो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q0, राइट। मैंने कहा था विभव का फॉर्मूला, मैंने क्या कहा था कि मुझे विभव ज्ञात करने के लिए एक तो धन परीक्षण आवेश चाहिए, एक कार्य। मैंने धन परीक्षण आवेश को शुरू में ही मान लिया था, अब मुझे कार्य निकालना था वो मैंने अब ज्ञात कर लिया, राइट। तो V बराबर, ध्यान से देखें, V बराबर W के ऊपर W का मान लगाए Q0 अपॉन r और बटे में क्या आ जाएगा? फिर Q0 आ जाएगा, Q0 कैंसिल, तो क्या निकलेगा? V बराबर KQ अपॉन r। ये जो निकल के आया ये किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का फॉर्मूला है। इसी को हमें ज्ञात करना था, V बराबर KQ अपॉन r। क्लियर? जहां आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जहां K बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जहां K की वैल्यू होती है स्मॉल k की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्लियर? यही कहलाता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आप नोट कर लें, फिर मैं इसे मिटा ले देता हूं। ध्यान रखें, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला है जिसे हमने ज्ञात किया। ठीक, अब इसे ज्ञात करने की एक दूसरी विधि भी है जो सीधे है, सिंपल है। अगर समझ में आ गया तो सबसे बड़ी बात है समझने की। और कोई चीज समझ में उस समय आती है जब हम उससे पहले वाली चीज का अध्ययन कर चुके होते हैं, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम इससे पहले वाली चीज का अध्ययन नहीं करते तो यकीन मानिए हमें बहुत कम चीजें समझ में आ पाती है। तो ध्यान दें। ठीक है,
आपने इससे पहले भी, मैंने इस पहले वाली वीडियो में आपको वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत विभव पढ़ाया था, याद होगा आपको। वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत विभव में मैंने आपको लास्ट में बिंदु बी पर विभव का फॉर्मूला लिखाया था, वी बी बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से लेकर बी ई इंटू वेक्टर डी आर लिखवाया था। अब हम उसी फॉर्मूले से को लेकर चलेंगे और यही विभव का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। वो दूसरा तरीका है, पहले इस तरीके को नोट कर ले, अब हम उस दूसरे तरीके को चलते हैं। ओके, ठीक है। सेकंड मेथड, अब हम चलते हैं सेकंड मेथड। लगता है इससे आई तो सभी में बोल ही गई, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। माना प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है, आर्टिकल वही है जो बिंदु ओ पर स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने पहले ही कह दिया विभव का मान हम जब भी ज्ञात कर सकते हैं जब हम किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को या परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लेकर आए। जब हम उसे अनंत से उस बिंदु तक लाते हैं तो उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो निश्चित बात है विभव ज्ञात करने के लिए हमें एक परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा, वो भी कहाँ, अनंत पर। मैंने अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश मान लिया और इस हम अच्छी तरह जानते हैं कि अनंत पर विभव का मान जो होता है वो होता है 0। पहले, इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अनंत पर विभव का मान हमेशा शून्य होता है। तरीका भी बताया था क्यों शून्य होता है। ठीक है, आगे मेरी बात सुनिए। अब मैं इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लेकर आ रहा हूं, मैं यहां तक लेकर आ रहा हूं। इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लेकर आ रहा हूं। तो अनंत से बिंदु पी तक लेकर आऊंगा तो मुझे निश्चित बात है कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो किया गया कार्य मेरा विभव कहलाएगा, सुनिश्चित बात है ये है। तो अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। मुझे इस बिंदु पी पर विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि मान लो बिंदु पी पर विभव वी पी है जो वी के बराबर है और इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तब ध्यान से देखें, तब देखिए पहली दूरी है अनंत और दूसरी दूरी कितनी है, आर। मैंने आपसे पहले कह दिया था कि हमेशा लिमिट इसमें लगेगी, क्योंकि मैं जब धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लेकर आऊंगा तो पहली दूरी कहलाएगी मेरी अनंत और दूसरी दूरी कहलाएगी मेरी आर। यानी धन परीक्षण आवेश को अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव कहलाएगा। अब ध्यान से देखिए, तब हम जानते हैं क्या जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र से